गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 11th, द बीट्रेयल ऑफ फेथ। विश्वास के साथ आघात या विश्वासघात। अब तक हम पढ़ रहे थे कि लेखक बताते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश वासियों की कथनी और करनी में अंतर है। तो आज अपने जहाँ कल छोड़ा था उसी से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 133 का सेकंड पैराग्राफ। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज पॉसिबल टू measure with considerable accuracy rise and fall of the tides or the behavior in space of objects invisible to the naked eye। लेखक कहता है कि समुद्र में ज्वार भाटे के उतार व चढ़ाव को शुद्ध रूप से मापा जा सकता है तथा या आसमान की अदृश्य वस्तुओं के कार्यों को भी मापा जा सकता है। कहना क्या चाहता है लेखक, यानी कि लेखक कहता है कि जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है उसके उतार चढ़ाव को अपने पर्याप्त शुद्ध रूप से नाप सकते हैं, या फिर आसमान के अंदर देखी जा सकने वाली अदृश्य जो वस्तुओं के कार्य है या गतियाँ हैं उनको भी अपने माप सकते हैं। बट हु कैन मेजर द डेप्थ ऑफ डिसइल्यूशनमेंट, परंतु टूटे हुए विश्वास की गहनता को कौन माप सकता है। कहने का मतलब लेखक कहता है कि जो विश्वास एक बार अगर टूट जाता है तो फिर उसको वापस से किसी के विश्वास को हासिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता है। विदिन द समवट restricted sphere of an academic institution, the colonial student learns to heal, debate, to paint, and to think. Outside that sphere, he has to meet the indignities and rebuffs of intolerance, prejudice, and hate। लेखक कहते हैं कि किसी एक शैक्षणिक संस्था की सीमित दायरे के अंदर एक औपनिवेशिक विद्यार्थी है, वह सीखता है क्या सहन करना, डिबेट तर्क करना, टू पेंट एंड टू थिंक किसी वस्तु का वर्णन करना या उसके बारे में सोचना। आउटसाइड दैट, यानी कहने का मतलब लेखक कह रहा है कि कोई भी औपनिवेशिक जो विद्यार्थी है, जो उपनिवेशवासी विद्यार्थी है, वो किसी एक शिक्षण संस्था के अंदर जो सीमित दायरा है जहाँ पे शैक्षणिक कार्य होता है, ये ब्रिटेन की बात हो रही है, तो वहाँ उस संस्था के उस सीमित दायरे में वह सहन करना, तर्क करना, वर्णन करना और सोचने के बारे में सीखता है। परंतु आउटसाइड दैट स्पेयर ही हैज़ टू मीट द indignities and rebuffs of intolerance, prejudice and hate। परंतु उस दायरे के बाहर उसको असहिष्णुता, पूर्वाग्रह, घृणापूर्ण अपमान और इनकार का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो उनका एक शैक्षणिक संस्था है वहाँ पे अगर आप उस शैक्षणिक संस्था में हो तब तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जैसे ही आप उससे दायरे से बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आफ्टर क्वालिफिकेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट इन प्रैक्टिस और पोजीशन, द ट्रायल्स एंड सक्सेसेस ऑफ एकेडमिक लाइफ आर हाफ फॉरगॉटन in the hurly-burly of living, but the hearts are not so easily forgotten। और लेखक कहता है कि योग्यता हासिल करने के बाद
और किसी कार्य में या पद पर व्यवस्थित हो जाने के बाद अकादमिक जीवन की यादें और उपलब्धियां हैं वो जीवन के व्यस्त कार्यक्रमों में बुला दी जाती है। आदि तो बुला दी जाती है, लेकिन अपमान इतनी आसानी से नहीं बुलाए जाते। कहने का मतलब लेके कहना चाहता है कि आपने जो एकेडमिक जो संस्था की बात हो रही थी जिसके अंदर सीखने को मिलता है, आपने जो भी योग्यता हासिल किया है या आपको जो भी पद मिला हुआ है, तो आपने उसके बाद में आपका जीवन ऐसा किसी कार्य में व्यस्त हो जाता है कि आप उन उपलब्धियों को तो आदि तक बुला सकते हो, लेकिन जो आपके साथ अपमान हुआ है उसको आप आसानी से कभी भी नहीं बुला सकते। टू मैनी इन ब्रिटेन ए निग्रो इज ए डार्की or a nigger or a black. He is identified in their minds with inexhaustible brute strength, and often I would hear the remark, working like a nigger or a laboring like a black, used to emphasize some occasion of sustained effort. और लेकर कहते हैं कि ब्रिटेन में बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में एक निग्रो यानी कि एक निग्रो क्या है। टू मैनी इन ब्रिटेन में बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर एक निग्रो, ए डार्की यानी कि एक काली चमड़ी वाला व्यक्ति, और ए निगर यानी कि एक हबसी, और ए ब्लैक या एक काला है। यानी कि ब्रिटेन के निवासी है, उनके लिए निग्रो का अर्थ काली चमड़ी वाला लोग या फिर हबसी या कोई एक काला व्यक्ति है। ही इज आइडेंटिफाइड इन देयर माइंड्स with inexhaustible brute strength. उनके दिमाग में उसकी छवि अनंत पाशविक शक्ति से संपन्न व्यक्ति की होती है। इन एक्सहॉस्टिबल का मतलब है अनंत, ब्रूट मीन्स पाशविक, स्ट्रेंथ में शक्ति, यानी कि जो एक निग्रो है उसकी छवि है वो उन लोगों के दिमाग में एक अनंत पाशविक शक्ति से युक्त व्यक्ति की होती है। एंड ऑफन आई वुड हियर द रिमार्क, और हमेशा हम एक टिप्पणी सुनते हैं, वर्किंग लाइक ए निगर, एक निगर की तरह कार्य करने वाला, और लेबरिंग लाइक ए ब्लैक, या एक काली चमड़ी वाले लोगों की तरह कार्य करने वाला। यूज टू एम्फेसाइज सम ओकेजन ऑफ सस्टेन्ड एफर्ट, यानी कि इसका यूज, इस प्रकार की टिप्पणी किसके लिए की जाती है, जो अथक परिश्रम करते हैं, यानी कि अथक परिश्रम के किसी अवसर पर जोर डालने के लिए ऐसा टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप अपने यहाँ पे सुनते हैं, कोई मूर्ख व्यक्ति होता है तो उसे गधा बोल दिया जाता है कि ये तो निरा गधा है। तो उसी तरह से यानी कि वहाँ पे जो निग्रो है उनके लिए, या जो कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, अथक परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको बोल दिया जाता है वर्किंग लाइक ए निगर या फिर लेबरिंग लाइक ए ब्लैक। दे एक्सपेक्ट ऑफ हिम ए courteous subservience and contentment with a lowly state of manual employment and slum accommodation. वे यानी वे कौन, ब्रिटेन के निवासी, एक्सपेक्ट ऑफ हिम, उससे आशा करते हैं, किससे, उस निग्रो से, यानी कि वे उससे गंदी व अस्वास्थ्यकर बस्ती में रहकर शिष्टाचारपूर्ण, चापलूसीपूर्ण व आज्ञाकारितापूर्ण ढंग से संतोषपूर्वक निम्न स्तर के नौकर जैसा कार्य करते रहने की अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं। यानी कि वे हमेशा यही आशा करते हैं कि वह एक गंदी बस्ती में रहते हुए शिष्टाचारपूर्ण भी रहे, चापलूसीपूर्ण और आज्ञाकारितापूर्ण ढंग से संतोषपूर्वक निम्न स्तर के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, करता रहे, ऐसी वो उनसे आशा करते हैं। इट इज ट्रू दैट here and there one sees Negroes as doctor, lawyer or talented entertainers, but they are somehow considered different and not to be confused with the mass. यह सत्य है कि यहाँ वहाँ कोई भी व्यक्ति निग्रो को, यानी कि जो भी निग्रो जाति के लोग हैं उनको डॉक्टर के रूप में, वकील के रूप में, या फिर एक अधिक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता के रूप में कार्य करते हुए
देख सकता है, परंतु उनको इतना होने के बावजूद भी सामान्य व्यक्तियों में न गिनकर अलग समझा जाता है, कुछ भिन्न समझा जाता है। यानी कि ये नहीं है कि निग्रो प्रजाति के लोग हैं वो डॉक्टर नहीं बन सकते, वकील नहीं बन सकते, या फिर प्रतिभाशाली मनोरंजक नहीं बन सकते। ये सब वो बनते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ के निवासी उनको एक भिन्न व्यक्ति के रूप में समझते हैं। यानी कि उस समूह के अंदर आम लोगों के जो समूह है, सामान्य जो ब्रिटिश व्यक्ति है, उनके जैसा ना मानकर उन्हें भिन्न मानते हैं। आई एम ए निग्रो एंड व्हाट हैड हैपन टू मी एट दैट इंटरव्यू कॉन्स्टिट्यूटेड टू माई माइंड ए बिट्रेयल ऑफ फेथ। और लेखक कहता है कि मैं भी निग्रो या हबशी हूँ। लेखक कहता है कि मैं भी एक निग्रो हूँ और मेरे मतानुसार उस साक्षात्कार के दौरान मेरे साथ जो भी घटना घटी उसने मेरे विश्वास को आघात पहुँचाया। यानी कि लेखक कहते हैं मैं भी एक निग्रो हूँ और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया और मेरे साथ जो घटना घटित हुई उसने मेरे विश्वास पर आघात किया। आई हैड बिलीव्ड इन फ्रीडम, इन द फ्रीडम टू लिव इन द काइंड ऑफ dwelling I wanted, providing I was able and willing to pay the price। और लेखक कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता में विश्वास रखता था और एक उस तरह की स्वतंत्रता में जिसमें कि मुझे जहाँ मैं चाहूँ वहाँ निवास करने का अधिकार हो। उसके बदले में होना ये चाहिए कि मैं उसकी कीमत चुकाने में समर्थ और तैयार हूँ। कहने का मतलब निवास की स्वतंत्रता जो हमें भी हमारे इस देश में मिली हुई है, उसका मतलब ये है कि आप जहाँ चाहो वहाँ निवास कर सकते हो, बशर्ते यानी कि आप में वो योग्यता होनी चाहिए, आपके पास उस जगह में रहने के लिए कीमत चुकाने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो लेखक कहता है मैं भी यही चाहता था कि मनचाहे स्थल पर रहने की स्वतंत्रता में विश्वास करता था, परंतु कीमत चुकाने और उसमें कीमत चुकाने के लिए तैयार होने और उसके लिए समर्थ हूँ, इसके आधार पर मैं एक निवास की स्वतंत्रता चाहता था। एंड इन द फ्रीडम टू वर्क एट द काइंड ऑफ प्रोफेशन फॉर विच आई वॉज क्वालिफाइड विदाउट रेफरेंस टू माई रेशियल और रिलीजियस ओरिजन्स। और लेखक कहते हैं कि मैं ऐसे मनचाहे व्यवसाय में अपने जातीय और मानवीय अधिकार की बड़ी बड़ी जातीय और धार्मिक मूल की चर्चा सुने बिना काम करने की स्वतंत्रता में विश्वास किया था, जिसके लिए मैं योग्य भी था। यानी कि लेखक कहते हैं मैं चाहता था कि मुझे जहाँ चाहूँ वहाँ व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हो और ऐसी स्वतंत्रता जिसमें मेरे जाति या मेरा जो उद्गम है या धार्मिक जो मेरा मूल है उसकी कोई भी चर्चा ना करे। यानी कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि इस धर्म का व्यक्ति है या इस जाति का है उसके आधार पर उसका व्यवसाय चुना जाए। नहीं, मुझे व्यवसाय की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिस व्यवसाय के मैं योग्य हूँ। ऑल द बिग टॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स सीम्ड एज spurious as the glib guarantees with which some manufacturers underwrite their products in the confident hope that they will never be challenged। और लेखक कहते हैं कि प्रजातंत्र और मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें उतनी ही नकली लगने लगी थी जितनी कि किन्हीं सामग्री निर्माताओं की मीठी व चिकनी चुपड़ी बातें जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में इस आत्मविश्वासपूर्ण आशा से जिम्मा लेते हैं कि उन उत्पादों को कभी चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी कि लेखक ने कहा कि जो कुछ वो बातें किया करते थे ब्रिटेनवासी प्रजातंत्र की और मानवाधिकार की, वे सारी की सारी नकली लगने लगी थी मुझे। कि और उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस तरह से मिठाई विक्रेता है, कोई भी सामग्री विक्रेता जो भी है, वो जिस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि उनकी इस सामग्री को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस तरह से द ब्रिटन एट होम टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द प्रोटेस्टेंट and promises made in his name by British official overseas।
और उसके बाद में वो कहते हैं कि कोई भी इंग्लैंड वासी, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड वासी, इंग्लैंड में, एट होम्स का मतलब अपने ही देश में, इंग्लैंड में, समुद्र पार के देशों में, ब्रिटिश ऑफिशियल ओवरसीज है ना, समुद्र पार के देशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने नाम पर की गई उन घोषणाओं और वायदों के संबंध में जिम्मेदारी नहीं लेता है। यानी कि कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं लेता है कि हमारे देश के ऑफिसर्स ने कहीं भी अपनी अधिकार का प्रयोग किया है या जो कुछ वादा किया है उसको सही करने के लिए कोई कार्य करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई रिफ्लेक्टेड ऑन माई लाइफ इन द USA. There, when prejudice is felt, it is open, obvious, blatant. The white man makes his position very clear, and the black man fights those prejudices with equal openness and favor, using every constitutional device available to him. और लेखक कहते हैं कि मैंने अमेरिका में अपने जीवन के बारे में काफ़ी विचार विमर्श किया, और वहाँ अमेरिका के अंदर जब पूर्वाग्रह की भावना महसूस की जाती है तो यह खुला, स्पष्ट और मुखर होता है। ओपन, खुला, ऑब्वियस, स्पष्ट, और ब्लेंडेड, मुखर होता है। यानी कि अगर इंग्लैंड की तरह ऐसा नहीं है, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अगर वहाँ किसी के साथ गणना की जाती है, पूर्वाग्रह का मतलब गणना, अगर किसी से गणना की जाती है तो उसमें कोई वो दिखावटीपन नहीं होता है, वहाँ पे खुली, स्पष्ट और मुखर होती है। और गोरे चमड़ी के लोग अपनी राय को स्पष्ट करता है कि वो किस तरह से उनसे लड़ रहा है, और काली चमड़ी वाला व्यक्ति स्वयं को प्राप्त प्रत्येक संवैधानिक उपाय का प्रयोग करते हुए सबके सामने उसी स्पष्टता व जोश से उन पूर्वाग्रहों से संघर्ष करता है। यानी कि जब दोनों चीज़ें स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह रखने वाला व्यक्ति अपनी उस रीजन को स्पष्ट करता है, तो काली चमड़ी के लोग जो उसका विरोध करते हैं वो सभी संवैधानिक उपायों का उपयोग करते हुए, मुखर होते हुए उनका विरोध करते हैं। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड in general and Britain in particular are prone to point an angrily critical finger at American intolerance, forgetting that in its short history as a nation, it has granted to its Negro citizens more opportunities for advancement and betterment per capita than any other nation in the world with an indigenous Negro population. और उसके बाद में लेखक कहता है कि सामान्य तौर से संसार के अन्य देश और विशेष रूप से इंग्लैंड अमेरिका वासियों की सहनशीलता की तरफ गुस्से से आलोचनात्मक उंगली उठाने के आदी हो गए हैं, और वे इस बात को बुलाते हुए कि अमेरिका जैसे देश ने अपने संक्षिप्त इतिहास में निग्रो समुदाय के नागरिकों को दुनिया के अन्य शुद्ध देशी निग्रो जनसंख्या वाले देशों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति के विकास व कल्याण हेतु ज़्यादा अवसर प्रदान किए हैं। यानी कि जो अमेरिका के अंदर ये व्यवस्था है कि वे खुले रूप से विरोध करते हैं, या जो उनकी सहनशीलता है उसके प्रति दूसरे देश जहाँ पे निगरी प्रजाति अधिक संख्या में पाई जाती है वहाँ वो उससे क्या करते हैं, पूर्वाग्रह करते हैं, नफरत करते हैं और उनकी तरफ आलोचनात्मक उंगली उठाते हैं कि किस तरह से अमेरिका वासियों ने अपनी उस प्रजाति के लिए प्रति व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए ज़्यादा अवसर प्रदान किए हैं। द थिंग्स दे हैव वांटेड were important enough for them to fight and die for, and those who died did not give their lives in vain. और प्रत्येक हिंसक घटना से अमेरिका के निगरो निवासियों की स्थिति में कुछ सुधार या पहले की स्थिति में हमेशा ही कोई परिवर्तन हुआ है, यद्यपि भले ही ये घटनाएं निंदनीय हो। यानी कि किसी भी तरीके से निगरो अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो हिंसक घटनाएं करते हैं उनसे कुछ न कुछ फ़ायदा उनको अवश्य होता है, चाहे वो निंदनीय हो, क्योंकि कोई भी हिंसक घटना होती है वो निंदनीय ही होती है। Furthermore, American Negroes have been generally established in communities in which their abilities as laborer, artisan, doctor, lawyer,
scientist, educator, and entertainer have been directly or indirectly of benefit to that community. In terms of social and religious intercourse, they have been largely independent of white people. और उसके बाद में लेखक कहते हैं कि इसके अलावा अमेरिका के निग्रो प्रजाति के लोग सामान्यतः उन समुदायों में स्थापित हो गए हैं जिनमें श्रमिक, आर्टिसन यानी कि कारीगर, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, शिक्षक व मनोरंजनकर्ता के रूप में उनकी योग्यताएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस समुदाय के लिए लाभकारी रही है। सामाजिक और धार्मिक मेलजोल की दृष्टि से वे पूर्ण रूप से गोरे लोगों से स्वतंत्र ही रहे हैं, यानी कि उन पर किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं रही है। इन ब्रिटेन आई फाउंड थिंग्स टू बी वेरी डिफरेंट। और लेखक कहता है ब्रिटेन में मुझे ये सब बहुत ही अलग लगे। आई हैव येट टू मेट ए सिंगल इंग्लिश पर्सन हु हैज एक्चुअली एडमिटेड टू एंटी निग्रो प्रीजुडिस। इट इज़ इवन जनरली बिलीव दैट नो सच थिंग एग्जिस्ट हेयर। और लेखक कहते हैं अभी मैं एक उस व्यक्ति या उस एक अंग्रेज का इंतज़ार कर रहा हूँ जिससे मैं वास्तविक रूप से ये स्वीकार करवाना चाहता हूँ या ये जानना चाहता हूँ कि वो ये कहे कि हम वास्तव में ही निग्रो लोगों से विरोध करते हैं, कि हम वास्तव में ही निग्रो लोगों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। ऐसे व्यक्ति की तलाश लेखक कहते हैं मुझे अभी भी है। यानी कि लेखक का कहने का मतलब कि अंग्रेज में एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये स्वीकार कर ले कि वो निग्रो लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं या उनसे घृणा करते हैं। ऐसा नहीं होगा। सामान्यतः यानी कि यही कहा जाता है, अभी भी यही विश्वास किया जाता है कि ब्रिटेन के अंदर निग्रो लोगों से संबंधित किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह विद्यमान नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ए निग्रो इज फ्री टू बोर्ड एनी बस और ट्रेन एंड सिट एनीवेयर प्रोवाइडेड ही हैज पेड द एप्रोप्रिएट फेयर। द फैक्ट दैट मैनी पीपल माइट पॉइंटेडली अवॉइड सिटिंग नियर हिम इज क्यूजली ओवरलुक्ड। और लेखक कहते हैं कि एक निग्रो व्यक्ति किसी भी बस या रेलगाड़ी में चढ़कर यात्रा करने और कहीं भी बैठने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि उसने उपयुक्त किराया अदा कर दिया हो। किंतु इस तथ्य की आमतौर पर उपेक्षा ही की जाती है और कई सारे व्यक्ति जानबूझकर उसके पास बैठने को टाल देते हैं। ही इज फ्री टू सीक एकोमोडेशन इन एनी लाइसेंस्ड होटल और बोर्डिंग हाउस। द courteous refusal which frequently follows is never ascribed to prejudice। और वह किसी भी एकोमोडेशन होता है लाइसेंस शुदा होटल, किसी भी लाइसेंस शुदा होटल या फिर भोजन करने या ठहरने के स्थान में प्रवेश कर सकता है। इन होटल व सरायों में शिष्ट या विनम्र इनकार करना जो अधिकांशतः होता रहता है, कभी भी पूर्वाग्रह का कारण नहीं माना जाता है। कहने का मतलब कि लेखक कहता है उनको ये तो छूट है कि वो किसी भी होटल में अपना जितना किराया बनता है वो देकर रह सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। और लेकिन अगर होटल वाला उनको विनम्रता से ये कह दे कि आपको यहाँ पे प्रवेश वर्जित है, तो उसको इंग्लैंड के अंदर पूर्वाग्रह नहीं माना जाता है। द betrayal I now felt was greater because it had been perpetrated with the greatest of charm and courtesy। और लेखक कहता है कि जो विश्वासघात मैंने अब महसूस किया था वह अधिक बड़ा था, क्योंकि यह अति आकर्षक ढंग से और अति शिष्टतापूर्वक किया गया था। I realized at that moment that I was British but evidently not a Briton, and that fine differentiation was now very important. I would need to re-examine myself and my whole future in terms of this new appraisal। और लेखक कहता है कि मैंने उस समय महसूस किया था कि मैं एक इंग्लैंड का निवासी था, लेकिन स्पष्ट तौर से ग्रेट ब्रिटेन का निवासी नहीं था। और वह बारीक भेद करना अब महत्वपूर्ण था, यानी उनके बीच में
बहुत ही गहनता से सोचना अब कोई महत्वपूर्ण नहीं था। अब इस नए मूल्यांकन के संदर्भ में मुझको अपना स्वयं का और अपने पूरे भविष्य का पुनः मूल्यांकन करने की ज़रूरत होगी। यार ब्रेथवेट, तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। एक बार फिर से इन वीडियो को देखें और इसे समझने की कोशिश करें। इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।